तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजन दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक फॉर्म होती है वो 98% होती है, जबकि जो इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है वो 2% होती है। जो ऑर्गेनिक फॉर्म होती है उसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हाइड्रोजाइबल और नॉन हाइड्रोजाइबल। जो हाइड्रोजाइबल फॉर्म होती है वो क्या होती है कि इजीली मिनरलाइज बाय नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन एंड अमोनाइजेशन। लाइक बहुत सारी प्रोसेस होती है जिनके थ्रू ये इजीली मिनरलाइज्ड हो जाती है। अब हम देखते हैं मिनरलाइजेशन क्या होता है। तो मिनरलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है, और जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो जो फर्दर अमोनिया में कन्वर्ट होगी, नाइट्रेट में, नाइट्राइट में कन्वर्ट होगी, और उसके बाद उसको प्लांट यूज करेगा। जो नॉन हाइड्रोजेबल फॉर्म होती है वो क्या होती है कि नॉट इजीली मिनरलाइज्ड ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जो नॉन हाइड्रोजेबल फॉर्म होती है उसमें रेजिस्टेंस होता है और वो इजीली मिनरलाइज नहीं होती, तो हम उसका ज़्यादा यूज नहीं कर पाते। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है उनके सोर्सेज क्या क्या है, हमें कहाँ कहाँ से ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मिल सकती है हमारे प्लांट्स को। तो वो जैसे प्रोटीन, अमाइनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड्स, एंजाइम और जो पॉलीपेप्टाइड शुगर्स वगैरह होते हैं उनमें नाइट्रोजन पाई जाती है और वो ऑर्गेनिक फॉर्म में ही होती है। उसके बाद हम देखते हैं मिनरलाइजेशन क्या होता है। जैसे हमने देखा मिनरलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज होता है, और ये प्रोसेस वेरियस एंजाइम के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक होल सीरीज होती है ऑफ रिएक्शन। जैसे इसमें सबसे पहले मिनरलाइजेशन में हम देखेंगे आगे कि बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। लाइक सबसे पहले होगा एमेनाइजेशन, उसके बाद अमोनिफिकेशन होगा, फिर नाइट्रिफिकेशन होता है। एक सीरीज है जिसमें कंटिन्यूअसली रिएक्शंस होती है, और जो रिएक्शंस होती हैं कुछ होती है जो स्पेसिफिक एंजाइम्स के थ्रू होती है, कुछ होती है नॉन स्पेसिफिक होती है, माइक्रोब्स के थ्रू होती है। ठीक है, तो इसमें यही है कि जो रिएक्शंस होती है वो माइक्रोब्स के थ्रू होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा मिनरलाइजेशन है इसमें 3 प्रोसेस आती है, अमीनाइजेशन, नाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन। इनके बाद जो नाइट्रोजन इन लिग्निन और ह्यूमस कंटेन करती है उसका मिनरलाइजेशन कम होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस होती है मिनरलाइजेशन के लिए। उसके बाद में हम प्रोसेस देखते हैं, जैसे हमने देखा 3 प्रोसेस होती है, एमिनाइजेशन, नाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन। तो सबसे पहले अमीनाइजेशन। अमीनाइजेशन में क्या होता है, एक एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है नॉन स्पेसिफिक माइक्रोब्स के थ्रू, जो कि हेटेरोट्रॉफिक होती है। लाइक इसमें कोई स्पेसिफिक माइक्रोब्स नहीं यूज होंगे कि ये प्रोसेस उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसी बैक्टीरिया, उसी एंजाइम के थ्रू होगी। ये नॉन स्पेसिफिक होती है और हेटेरोट्रॉफिक होती है। हेटेरोट्रॉफिक लाइक हिट्रोजीनियस होती है, सेम होमोजीनियस नहीं होगी। उसके बाद में इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास प्रोटीन है उससे एंजाइमेटिक प्रोसेस से एंजाइम्स वर्क करेंगे उस पे, जैसे ये प्रोटीन की चेन है इस पे एंजाइम वर्क करेंगे और उसको पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देंगे। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, ये एक अमाइनो एसिड की चेन होती है जिसकी जो मोनोमर यूनिट है वो अमाइनो एसिड होते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। तो जब हम पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक डाउन करेंगे तो उससे अमाइनो एसिड्स बनेंगे। तो यही है प्रोटीन, प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड बनेंगे और उसके बाद में अमाइनो एसिड बनेंगे। ठीक है, अमाइनो एसिड जो अमाइंस होते हैं वो फर्दर पार्टिसिपेट करेंगे जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है उसमें, और नेक्स्ट हमारी स्टेप है अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन में क्या होगा कि जो अमाइनो एसिड है वो जो माइक्रोब्स या ऑर्गेनिज्म है उनके थ्रू अमोनिया में कन्वर्ट होगी, और ये प्रोसेस होगी माइक्रोबियल एंजाइम्स के थ्रू या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे। तो इसमें जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अमाइंस हैं वो HOH से रिएक्शन करके वहां पे ये जो इसका R है वो शिफ्ट हो जाएगा और ये H के साथ कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आके अमोनिया फॉर्मेशन हो जाएगा। हमारी थर्ड स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, ये एक एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होगा जिससे क्या होगा कि जो अमोनिया है वहां से नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रेट फर्दर वो पार्टिसिपेट करेगा और उससे नाइट्राइट बनेगा। तो ये स्पेसिफिक होती है, क्योंकि ये स्पेसिफिक एंजाइम्स के थ्रू ही होती है। इसमें 2 एंजाइम हमारे यूज होते हैं जिनको बोलते हैं नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होती है नाइट्रिफिकेशन में 2 स्टेप होती है। जो फर्स्ट वाली होती है उसमें क्या होता है कि अमोनिया से नाइट्रेट बनता है, और जो सेकंड वाली होती है उसमें नाइट्रेट से नाइट्राइट बनता है। जो नाइट्रेट वाला फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है नाइट्रोमोनास से, और जो नाइट्राइट बन रहा है वो बनेगा हमारे नाइट्रोबैक्टर से। उसके बाद में हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे नाइट्रिफिकेशन को या अमोनिफिकेशन जो भी हमारे स्टेप्स हैं उनको इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले पीएच, तो पीएच 8.5 होती है, वहां पे नाइट्रिफिकेशन मैक्सिमम होगा, ऑप्टिमम पीएच है ये नाइट्रिफिकेशन के लिए। अगर अमोनिया की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है हमारी सॉइल में तो वहां पे क्या होगा कि नाइट्रोबैक्टर एंजाइम रिड्यूस होगा उसकी कंसेंट्रेशन से, और अगर नाइट्रोबैक्टर रिड्यूस हो गया तो हमारी ये वाली प्रोसेस नहीं होगी जिसमें नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है वो नहीं होगा। तो नाइट्रेट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और सॉइल में नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं एरिएशन। जो सॉइल एरिएशन है, सॉइल में 20% एरिएशन होना चाहिए। सॉइल टेम्परेचर मैक्सिमम
एक स्पेसिफिक रेंज होती है वही होनी चाहिए। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, सप्लाई ऑफ अमोनिया बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर अमोनिया ही नहीं है तो नाइट्रिफिकेशन क्यों होगा, क्योंकि हमें बेस चाहिए ना। नाइट्रिफिकेशन हो किससे रहा है, स्टार्ट कहाँ से होगा, जब हमारे पास अमोनिया कंपाउंड होगा तभी स्टार्ट होगा ना। उसके बाद में पॉपुलेशन ऑफ नाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म, अगर नाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म लाइक ये जो हमारे नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस है इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो नाइट्रिफिकेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या माइक्रोब्स होंगे उतना ही ज़्यादा नाइट्रिफिकेशन होगा। उसके बाद में हम देखते हैं इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन क्या होता है, ये अपोजिट होता है हमारे मिनरलाइजेशन में। मिनरलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा कि जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो रही है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में, और जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो फर्दर नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, अमिनाइजेशन के थ्रू वो यूजफुल फॉर्म में जाएगी, प्लांट्स के लिए अवेलेबल फॉर्म में, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो रहा है, और ये डिपेंड करती है बेसिकली CN रेशियो पर। और जो हमारा कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो होता है वो इसके लिए स्पेसिफिक होता है और 8:1 होता है। उसके बाद में हम स्टडी करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन की। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होती है कि ये एक प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारी एटमॉस्फेयर में जितनी भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो जब हमारा जो अमोनिया है उससे जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही है ना गैसियस फॉर्म में, तो उससे जो लॉस होगा नाइट्रोजन का वो डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। नाइट्रोजन लॉस होगा जब नाइट्रेट या अमोनिया से जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और ये भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंजाइम्स की वजह से होती है, जैसे थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस एक स्पेसिफिक एंजाइम है, और भी काफ़ी सारे होते हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन करवाएंगे। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है जो एटमॉस्फेयर है वहां से, जब वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं हमारे डीनाइट्रिफिकेशन के लिए। तो देखो ना, टेम्परेचर, pH, मॉइस्चर, ये कॉमन फैक्टर हैं। ये हमारे अमोनिफिकेशन को भी, हमारे जो मिनरलाइजेशन है उसको भी इफेक्ट करेंगे, इमोबिलाइजेशन को भी करेंगे, ये डीनाइट्रिफिकेशन को भी इफेक्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी एंजाइम, कोई भी बैक्टीरिया फंक्शन कर रहा है तो उसको एक स्पेसिफिक pH, स्पेसिफिक मॉइस्चर, स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही हमें इसके लिए भी चाहिए। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा डीनाइट्रिफिकेशन होगा। टेम्परेचर, pH, मॉइस्चर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद में हम स्टडी करते हैं वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन भी एक लॉस होता है नाइट्रोजन का। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है, FIM है, ठीक है, या फिर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर एक यूरिया है, DAP है, तो इनसे क्या होता है कि फ्री अमोनिया फॉर्म होता है, और जो फ्री अमोनिया है उसका लॉस हो जाएगा तो वो वोलेटिलाइजेशन होता है। जैसे एल्कलाइन और कैल्केरियस सॉइल होती है उसमें ये वोलेटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर वगैरह इनका लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद में डीनाइट्रिफिकेशन या वोलेटिलाइजेशन दोनों ही सॉइल नाइट्रोजन का लॉस करवाते हैं। ये एक तरीके की, जैसे लीचिंग, डीनाइट्रिफिकेशन, ये एक लॉस है, ठीक है, नाइट्रोजन के। इससे कितना लॉस होगा, नाइट्रेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आ गया, सोइल pH, टेम्परेचर, मॉइस्चर, कार्बोनेट्स आ गए, कैल्शियम कार्बोनेट्स आ गए ना, ठीक है, क्रॉप कैनोपीज, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन वगैरह, ये सारे मेथड्स हैं। तो ये हमारे वोलेटिलाइजेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। तो हम इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड, तो इसमें क्या हुआ, अगर हम फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टिंग मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्री अमोनिया सोइल में कम जाएगा वो, और उसका एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगा, और अमोनिया ज़्यादा फॉर्म होगा और उससे लॉस हो जाएगा। कार्बन कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, अगर जितनी ज़्यादा कार्बन कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी, कैटायन अमोनिया का लॉस उतना कम होगा। सोइल pH, टेम्परेचर वगैरह ये भी हमारे वोलेटिलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। तो हमने अभी केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन की स्टडी की, उसमें हमने देखा कि जो नाइट्रोजन दो फॉर्म में होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में। सबसे ज़्यादा ये ऑर्गेनिक फॉर्म में होती है जिसमें 98% होती है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक फॉर्म को भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया, जैसे हाइड्रेजेबल फॉर्म और नॉन हाइड्रेजेबल फॉर्म। हाइड्रेजेबल से क्या होता है कि वो इजीली मिनरलाइज हो जाएगा, और हमें तो चाहिए ना मिनरलाइजेशन जल्दी हो, क्योंकि हमें प्लांट को अवेलेबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए। अगर वो अवेलेबल ही नहीं होगी तो सॉइल में कितनी भी रहे, हमारे प्लांट्स के लिए कुछ काम की नहीं है वो, ठीक है। तो नॉन हाइड्रेजेबल फॉर्म होती है, वो रेजिस्टेंस होती है क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। फिर हमने देखा कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के सोर्सेज जैसे प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह। फिर मिनरलाइजेशन, तो मिनरलाइजेशन में वही देखा कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगी, और उसके बाद वो फर्दर अलग जैसे नाइट्रिफिकेशन, अमाइनाइजेशन, अमोनिफिकेशन वगैरह में जाएगी। तो मिनरलाइजेशन के स्टेप्स देखे, जिसमें है सबसे पहले अमीनाइजेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन, ठीक है। ये अलग अलग स्टेप्स हैं जो अमीनाइजेशन और नाइट्रिफिकेशन होते हैं। नाइट्रिफिकेशन
स्पेसिफिक होता है। ये नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट का फॉर्म होता है, ठीक है। और जो अमीनाइजेशन होता है, अमीनाइजेशन में जो हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है, उस प्रोटीन से हमारे पास क्या बनेंगे, अमाइनो एसिड्स बनेंगे और अमाइंस बनेंगे, ठीक है। और जो अमाइनो एसिड्स और अमाइंस है वो अमोनिफिकेशन के थ्रू फर्दर अमोनिया में डिवाइड हो जाएंगे और अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। फिर हमने फैक्टर्स देखे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे नाइट्रिफिकेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि सॉइल की पीएच क्या, सॉइल की पीएच, पेस्टिसाइड्स, मॉइस्चर, टेम्परेचर, एरेशन वगैरह ये सारी चीजें इफेक्ट करती है। फिर हमने 2-3 टर्म देखी, इमोबिलाइजेशन देखा, वोलेटिलाइजेशन देखा और डीनाइट्रिफिकेशन देखा। तो इमोबिलाइजेशन जस्ट अपोजिट है हमारे मिनरलाइजेशन का। मिनरलाइजेशन में ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक हो रहा था, इसमें इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज हो रहा है और ये कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो पर डिपेंड करता है। डीनाइट्रिफिकेशन भी लॉस है और वोलेटिलाइजेशन भी हम नाइट्रोजन का लॉस है।